हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। 2 रोज़ के पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और मुल्क की बेशतर सड़कों को जाम करने के बाद आज जो है कुछ बेहतरी आई है हालात में। साथ ही साथ हुकूमत ने भी एक्शन लिया, ओवरनाइट एक्शन भी हुआ और आज वफाकी वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद, उन्होंने ऐलान किया है कि तहरीक लब्बैक को वो बैन करने जा रहे हैं, उसको कलअदम करार देने जा रहे हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो तहरीक लब्बैक है उसने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, उनसे डायलॉग की बहुत कोशिश की गई मगर वो उस पर नहीं माने, लिहाजा अब बैन लगेगा। बैन का भी एक प्रोसीजर होता है, मसलन अभी ऐलान हुआ है, इसकी फॉर्मली जो है वो मंजूरी ली जाएगी काबीना के साथ भी। उसके बाद जो है वजारत क़ानून जो है उनके एसेट्स फ्रीज़ करने के हवाले से भी बात करेगा। तो पहले सुन लीजिए आज शेख रशीद ने जो ऐलान किया वो क्या था। वो बहुत तैयार थे, वो हमसे जितने भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, जीटी रोड को ये करना है। सो दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस, बट टुडे वी हैव डिसाइडेड that ban on TLP and this file is going to cabinet for the approval from today. जी अच्छा, कल भी बात उन्होंने की थी फवाद चौधरी ने कि हम गिरोहों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे और किसी गिरोह को रियासत जो है वो इस तरह टॉलरेट नहीं करेगी। अच्छा, इनकी बातों से ऐसे लग रहा है और एक साथ इनकी ट्वीट भी आई है कि ये शायद टेररिज्म के अंदर डालकर एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तहरीक लब्बैक को बैन करना चाहेंगे। अच्छा, इसका जो प्रोसीजर है वो तो आपने बताया है। अब जाहिर है कि इनको बैन करना और किसी मेन स्ट्रीम जैसे तंजीम की अगर हम बात करें तो बैन करने से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पिछली इलेक्शन में 5th लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की इमर्ज हुई थी तहरीक लब्बैक। मेरे ख्याल 21 लाख से ज़ायद वोट लिए थे, अगर कुल हम लगाएं ऑलमोस्ट 22 लाख वोट लिए थे। पंजाब में 3rd लार्जेस्ट पार्टी थी और सिंध में 6th लार्जेस्ट पार्टी थी। हालांकि सिंध में उन्होंने ज़्यादा सीटें ले ली। हालांकि सिंध में उन्होंने ज़्यादा सीटें ले ली थी। तो अब हमें देखना होगा, जाहिर है कि एक पहला कदम है, अभी कबल वक्त होगा कहना कि जी इसके क्या ये एक प्रीमेच्योर स्टेप है या इसके बाद क्या किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ जाहिर है कि बैन की बात नहीं है। हम जिन चीज़ों में कामयाब रहे हैं यूजुअली जब इस तरह की तंजीमों की बात होती है तो क्या जिनको हम काइनेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, तालिबान के खिलाफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हम आते हैं सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, लश्कर जंगवी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। फिर हम आते हैं बैंस पे तरफ, जहां पर हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं वो है जो हम बार बार बात करते हैं, तहरीक तालिबान के बारे में भी ये बात की थी, माइंडसेट और नैरेटिव की। जाहिर है कि हमारे लिए यहाँ पे मेरे लिए बैठ के कहना बड़ा आसान है कि जी नहीं, जब तक आप माइंडसेट और नैरेटिव को नहीं करेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कहना आसान है, करना यकीनन बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल ये है कि अगर मैं बैन कर दिया तो इसके क्या असरात होंगे। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाह रहा क्योंकि अच्छी बात है, लेकिन क्या ब्लोबैक आएगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड जाएंगे या किसी और, जैसे हस्बे मामूल हमने देखा है माजी में, नाम बदल कर अपने आप को रीबूट करके किसी और, ऑल्दो मेरे ख्याल में उसके लिए ATA के अंदर तरमीम हुई थी जब ये नाम बदल के हुआ था, तो अब बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। बहरहाल वुसअत साहब, आप कुछ इस बैन के बारे में कहना चाह रहे थे। देखिए, बैन का यही है जो ज़रार ने आउटलाइन दी है। मैं एक शेर पेश करता हूं कि हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने बड़ी बड़ी तंजीमें जो 90s में छाई हुई थी, 80s में छाई हुई थी, उन्हें जब बैन किया तो आपने देखा कि वो नाम बदल बदल के कोई चैरिटी के रूप में, कोई एजुकेशनल फाउंडेशन के रूप में, कोई किसी रूप में आती चली गई। कागज़ पे कार्रवाई हो गई जो कि यूनाइटेड नेशन ने लिस्ट दी थी या अमेरिका ने लिस्ट दी थी या खुद यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद इस टैप को कंट्रोल नहीं किया गया कि अब ये कौन सा रूप इख्तियार करके ये तंजीमें आती रहेंगी।
अनलेस FATF से जरा पहले ये रियासत सीरियस होनी शुरू हुई कि नहीं ये चक्कर नहीं चल सकता, जिसकी जो सबसे जो नुमाया मिसाल है वो हाफिज सईद साहब की तंजीम है, वो मैं देना चाहता हूं। तो अब कई चीजें हैं, सिर्फ बैन होना, नाम बैन हुआ है, तंजीम पूरे स्ट्रक्चर के साथ बैन हुई है। इस तंजीम का जो सियासी किरदार था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रजिस्टर में जो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात थी, क्या वो भी बैन हुई है? अगर वो बैन हुई है तो इसके जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं सूबाई असम्बलियों में, उनका क्या होगा? ये सारी तफसीलात अभी आनी बाकी हैं। और फिर जब ये तो नहीं हो सकता ना कि ये बैन हो गई तहरीक लब्बैक तो अब वजूद ही खत्म हो गया, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अब नई शक्लों में जो आएगी तो क्या उस पे भी निगाह रखी जाएगी, या वो कहेंगे जी ठीक है हमें TLP बैन करनी थी, हो गई तो हो गई बस। अच्छा, एक तो बात ये है, जैसे ज़रार ने भी इशारा दिया कि अब क्योंकि एक सियासी जमात है तो लिहाजा इसकी बैनिंग सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड कर देती है हुकूमत के फ़ैसले को, जो कि अभी सिर्फ एक ऐलान है, अभी काबीना ने उसकी अप्रूवल देनी है, उसके बाद गज़ट ऑफ पाकिस्तान में वो दर्ज होगा, वज़ारत क़ानून एक पूरा प्रोसेस करेगी, 15 दिन के अंदर आपको मूव करनी है आपको सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें देखना है अभी कहाँ जाएंगे। हमारे साथ एजाज़ सैयद मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के सहाफ़ी, जिन्होंने कल ही ये दिया था कि TLP बैन होने जा रही है। तो एजाज़, आपके पास यकीनन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हमारे से कि ये जो बैनिंग है इसका फ़ैसला सोच समझ के किया गया है और आगे जो तरीक़ा कार है उसको किस तरीके से लेके जाना है। जी बिल्कुल, जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि जो फैसला है बैनिंग का, उसे फैसला किया गया है, सोचा समझा शायद बाद में जाएगा। आमतौर पे हम पॉलिसीज बनाते हैं तो पहले सोचते समझते नहीं है, तो सोचा समझने की बात नहीं हुई। मेरी इत्तलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर से कुछ लोगों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये बात तय हुई। एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर नहीं ली गई, लेकिन इसमें एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट कि इस की जो समरी गई है वजारत दाखिला की तरफ से, वो एंटी टेररिज्म एक्ट की रोशनी में गई है कि यानी कि बताया ये गया है कि एंटी टेररिज्म की, ये टेररिज्म की एक्टिविटीज में ये मुलव्वस थी। और जिस तरह के CTDs और स्पेशल ब्रांच ने और बाकी जो इंटेलिजेंस इदारों ने वजारत दाखिला को बताया था कि ये फलां जगह पर ये टेररिज्म इन्होंने किया है, सरकारी अमलाक पर हमले किए हैं, पुलिस पर हमले किए हैं, और इनके नजरियात ये हैं जो कि लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। अब इसमें एक सुकम है, और वो सुकम ये है एंटी टेररिज्म एक्ट में कि यहाँ पर तंजीमों तो बैन हो जाती हैं लेकिन इंडिविजुअल्स बैन नहीं होते। आपको याद हो सिपा साहबा पर जब बैन किया गया था तो आजम तारक साहब ने नई जमात बना ली थी। फिर हिज़्बुल मुजाहिदीन के ऊपर जब बैन आया या जैश मोहम्मद के ऊपर जब बैन आया तो वही इंडिविजुअल्स नए नामों के साथ, नई तंजीमी स्ट्रक्चर्स के साथ वो आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर दो बातें बड़ी डिफिकल्ट हैं और डिफरेंट हैं। वो दो बातें ये हैं कि अव्वल तो ये है कि इस जमात की पार्लियामेंट में मौजूद है ये जमात, दो इनके सिंध असम्बली में है, पंजाब असम्बली में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। जब ये डिक्लेयर होगी, डिफंक्ट डिक्लेयर होगी, वजारत दाखिला इनका नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके बाद फॉलो अप प्रोसेस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करेगा। तो इनके मेंबर्स, अगर वो प्रोसेस हो जाता है, अगर वो चैलेंज नहीं होता या कोई हुक्म इम्तनाही नहीं आता, तो इनके जो मेंबर्स हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। तो उनकी मर्जी होगी कि वो किसको ज्वाइन करें। लेकिन इसमें जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस जमात के लोगों के लिए कि उनकी जो आला क़यादत है वो सारी की सारी क़यादत गिरफ्तार है और उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, और वो मुकदमात अब ज़ाहिर है जेलों में गुजारेंगे, उनका ट्रायल होगा, एक लंबा प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि इनका एक पॉलिटिकल कैपिटल पंजाब में है। आप देखिए 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, हुकूमत ने अपनी फतह कर ली, GT रोड क्लियर हो गई, कराची काफी हद तक क्लियर हो गया,
मोटरवे क्लियर हो गई, लेकिन लाहौर के अंदर आज भी मसला मौजूद है। बाज़ जगहों पर वहां पर लोग आज भी मौजूद हैं, शेखुपुरा में, फैसलाबाद में, कराची में कराची के भी बाज़ इलाकों में, जी, और कराची के बाज़ इलाकों में भी। तो जो सपोर्ट है, मैस सपोर्ट जो है वो है इनकी। असल इशू ये नहीं है कि आप बैन कर रहे हैं, असल इशू ये है कि बैन के बाद क्या ये तंजीम मिलिटेंसी की तरफ तो नहीं चली जाएगी, और ये जो स्पेस खाली हो गई है, वो जो स्पेस है उसको इस के अंदर, इस तंजीम के अंदर से जो दूसरे ग्रुप हैं, सरवत एजाज कादरी हैं या और जो लोग थे जो शुरू में खादम रिजवी साहब के साथ चले थे और फिर उनके इख्तलाफात हो गए थे, तो इस स्पेस को वो फिल करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, कहीं उनको इजाजत तो नहीं दी जाएगी। तो ये है आजाद, आपके बहुत अहम सवालात हैं और मैं भी आपसे यही पूछने वाला, क्योंकि आपने बात की दहशतगर्दी की, तो आज ही एक लेटर हमारे सामने आया है तहरीक तालिबान की जानिब से, जिसमें उन्होंने पूरी हिमायत की है तहरीक लबैक पाकिस्तान की। तो इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तहरीक लबैक पाकिस्तान बैन करने के बाद क्या होगा, हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अजाज सैयद, जिन्होंने कल ही इशारा दिया था कि ये कार्रवाई भी होने वाली है, उनको कल अदम करार देने की। अजाज, बहुत लोग, ज़्यादातर लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि जी बिल आखिर आपने कोई कदम उठाया, लेकिन फिर उसके साथ साथ ये भी सवाल पूछा जा रहा है व्हाट नेक्स्ट। ब्रेक से पहले आपने ही उसी तरफ इशारा किया था कि सपोर्ट बहुत है और ग्रास रूट सपोर्ट है, जो शायद तहरीक तालिबान को कभी हासिल नहीं थी। तहरीक तालिबान का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी उनका एक खत भी मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया तहरीक लबैक को। सवाल आपसे ये है कि कितनी आपकी नज़र में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तंजीम, या पूरी तंजीम नहीं लेकिन इसके जो ज़्यादा जो हार्ड लाइन मेंबर्स हैं वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे और वायलेंस पर आ जाएंगे? देखिए, जो जमात दावा थी वो सबसे ज्यादा, वो जमात थी जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में थी और कहा जाता था कि ये रियासत के कंट्रोल में है, ये रियासत के बच्चे हैं और रियासती इदारों के साथ बड़े क्लोज हैं। और हमने देखा कि जमात दावा के अंदर से लोग निकले और उन्होंने मिलिटेंसी की। अब इस जमात का अगर पस मंजर देखा जाए तो हमारी जो रियासत है वो इनको सपोर्ट करती रही है। उसके पॉलिटिकल मकासद के लिए एक खास पॉलिटिकल जमात मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए इस जमात को बनाया गया था, और अब ये इतनी ज्यादा हाथ से निकल गई कि ये एक्शन करना पड़ा। कुछ डोमेस्टिक प्रेशर्स थे और कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी थे। क्या ये मिलिटेंसी की तरफ जाएगी? तो बिल्कुल ये इनके जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स इनके मिलिटेंसी की तरफ जाएंगे। बड़ी तादाद नहीं होगी लेकिन छोटी तादाद होगी। नुकसानात किस नौयत के हो सकते हैं? नुकसानात इस नौयत के हो सकते हैं कि अगर ये इस जमात के एलिमेंट्स खुदा न खास्ता टीटीपी या अलकायदा की तरफ जाते हैं, वो इक्का दुक्का जाएंगे, क्योंकि दोनों जमातों की जो नजरियात हैं, मजहबी नजरियात, उनमें बड़ा फर्क है, उनमें बड़ा फर्क है। वो बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं, और भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। तो इक्का दुक्का लोग जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि दुश्मन, मैं यही कह रहा था, क्योंकि बरेलवी फॉर द फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसी बरेलवी जमात को इस तरह से वो दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। इससे पहले जो है ज़्यादातर देवबंदी या जो सेक्टेरियन जमातें होती थी उनकी तरफ ये हुआ था, और बरेलवी इस वक्त पाकिस्तान का गालिबन सबसे बड़ा जो सेक्ट है विद इन सुन्नी सेक्ट, वो बरेलवी ही है। तो आपको लगता है कि क्या ये जमात तकसीम हो जाएगी जैसे आपने इशारा दिया, या ये यूनाइटेड रहेंगे? मेरे ख्याल में जमात तो तकसीम होगी यकीनी तौर पे, क्योंकि जमात के खिलाफ क्रैकडाउन है और बुरे वक्त में कम ही लोग हैं जो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इस जमात का कैपिटल है वो तकसीम होगा। जो कैपिटल यानी कि जो लोग हैं, इसकी सपोर्ट है, उसको मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो आपस में बांटने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जो इस रीजन के हवाले से और इस छोटी डेवलपमेंट के साथ जुड़ती है। वो डेवलपमेंट ये है कि जिस वक्त आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, अमेरिका में जो बाइडेन खिताब कर रहे हैं कि वो
वो अफगानिस्तान से फौजों को पुल आउट कर रहे हैं। तालिबान की तरफ से इनके हक में बयान आ जाना और फौजों का जो पुल आउट करना है वो अफगानिस्तान में भी जो बरेलवी जो मकतबा फिक्र है वो मौजूद है और एक बड़ी तादाद में मौजूद है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वहां पर अफगानिस्तान में भी बरेलवी जमातें मौजूद हैं। तो इस बात का कभी इम्कान है कि एक नई मिलिटेंट आउटफिट बन जाए जो कि इधर से ही निकले। आपको याद हो लाल मस्जिद में जब वाकया हुआ था तो गाजी फोर्स बन गई थी और अब ये जो जमात थी ये मुमताज कादरी की एक्सिक्यूशन के बाद जन्म ली। तो अब इसके ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है उसके ऊपर एक नई जमात भी बन सकती है और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो उधर भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात वाजे होती है जिसका गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए और वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज्ड एंड दे टुक अ स्टेप। और अब जो लोग भी मिलिटेंसी की तरफ जाएंगे वो हुकूमत के और पाकिस्तान के खुलेआम दुश्मन होंगे, वो कम से कम पब्लिक में रह नहीं सकेंगे। ऐसे लोगों की तादाद मेरे ख्याल में कम होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़। और हम जो बात कर रहे थे कि ये तंजीम क्या सुप्रीम कोर्ट से अफोर्ड होगी, तो दो ऐसे वाक़यात जो 60s में जमात इस्लामी को बैन करने की कोशिश हुई। उस वक्त के फ़ौजी आमिर जनरल अयूब ने वो कोशिश की, मगर 1964 में जस्टिस कॉर्नेलियस ने उसको ओवरटर्न किया और कहा कि ये सियासी जमात बनाना एक इस्तेहकाक है जो आइन में दिया गया है, तो इसको ऐसे बैन नहीं कर देना चाहिए। लेकिन 70s में फिर भुट्टो ने जब नेशनल अवामी पार्टी जो नैप थी उसको बैन किया, वली ख़ान की पार्टी को, और वहाँ जो फ़ैसला आया उस वक्त जस्टिस हमूदुर रहमान ने उसको अपहोल्ड किया। तो दोनों हमारे पास नज़ीरें मौजूद हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा तो यार एक और चीज़ भी है आज आपने भी वो ट्वीट्स देखी हैं और यकीनन नाज़रीन ने भी शायद देखी हों। कुछ पुलिस एहलकारों की ट्वीट्स बिल्कुल हैं कि अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो किस अदालत की बात कर रहे थे और ख़ुद हमने इसकी तस्दीक नहीं कर सके, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो हमें बताया गया है कि कुछ गिरफ्तार हुए लबैक के कारकुनों को पेश किया गया, ठीक है, और उनको ATA एंटी टेररिस्ट डेरा गाजी खान की अदालत थैंक यू के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और जज के सामने किया गया। और इनका कहना है कि जज ने कहा कि जी ये तो टेररिज्म का एक्ट तो नहीं था, अगर आपने करना था तो आप MPO के तहत यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत कर दे, तो चुनाचे इनको हम बरी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या सुप्रीम कोर्ट की भी यही थिंकिंग होगी, तो जाहिर है कि उनके जो रीजनिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। इसमें यह भी डिपेंड करता है कि हुकूमत अपनी आर्ग्यूमेंट कितनी फोर्सफुली पेश करती है कि जैसे अभी शेख रशीद की बातों से मुझे कुछ थोड़ी सी हौसला अफजाई भी आती है और फिर थोड़ा सा मैं घबराता भी हूँ एक ही स्पीच के अंदर। और वो कैसे, क्योंकि पहले तो वो ये बात कर रहे थे कि जी इनकी पूरी प्लानिंग थी, हमने 4 महीने इनके साथ इन गुड फेथ नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन इनका तो डे 1 से मंसूबा यही था कि हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे, हम फैज़ाबाद में 5वीं दफ़ा धरना देंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर। चुनाचे हमने ये एक्शन लिया बिकॉज वो सिंसियर नहीं थे। अगर इतना फोर्सफुली वो केस बिल्ड करें स्टेप बाय स्टेप के भाई ये प्लानिंग थी उनकी, ये प्लानिंग थी, ये प्लानिंग थी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मान ले। लेकिन फिर उसके साथ साथ एक और बात की है और वही हमने क्लिप में भी सुनाई थी कि जी उनसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा प्लानिंग उनकी थी, ठीक है। तो अब जैसे एजाज कल भी ये बात कर रहे थे कि यार प्लान क्या है, प्लान बी है, कोई प्लान सी है, तो अगर वही अपनी टिपिकल तरीके में इसको हैंडल किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के इशू को भी किस तरह हैंडल किया था और इस तरह की तो पता नहीं कितनी मिसालें। और ये जब आए हम जमात दावा की अगर बात करते हैं, आपको याद है बस उन्हें कैद में रखना था, नज़रबंदी में रखना, 3-3 महीने करके बढ़ाते गए। उस वक्त तक जब तक हाई कोर्ट ने कहा कि यार बस कर दो यार, या तो चार्जेस लाओ या इनको आपने करना है प्रोसिक्यूट के नहीं करना है। उमर सईद शेख वाला केस में तो ट्रैक रिकॉर्ड रियासत का हौसला अफजाई नहीं होती, और वो वही है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक वाली जो कहानी है ना, वो अभी तक ये तो जब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे
तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इनके अपने मरहले क्या हैं, जबकि वजारत कानून में समरी जाएगी, ऐसे ना हो कि वो बैन करेंगे। हाँ, ऐसे ना हो कि कैबिनेट रिजेक्ट हाँ, कैबिनेट रीथिंक कर ले, यू नेवर नो। लेकिन जिस तरह से हुकूमत और रियासत ने कम से कम पुलिस को बिल्कुल वो तो है अनफॉर्चुनेट, उस पर भी हम आते हैं अभी। लेकिन अगेन मुझे डर इसी बात का लगता है कि अगर इन्होंने अपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, तो ये तो उल्टा पड़ेगा। और ये हमने जो कि नहीं किया, और मसला ये है कि पहले भी हमने देखा है कि जी सही है, पुलिस वालों किया, आवाम की ज़िंदगी मुश्किल की, लोग एम्बुलेंसों में दम तोड़े हैं, कौन सा केस किसी के ऊपर चला है? ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए एमपीओ के तहत या जो भी खादिम रिजवी को आपने अंदर कर दिया, फिर दोबारा रिलीज कर दिया। तो अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर आप सिर्फ एक इशू को पोस्टपोन कर रहे हैं, आप हल नहीं कर रहे। और ये हल भी, बैन भी हल नहीं है यकीनन। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, कर लो, लेकिन असल जो काम है वो सबसे मुश्किल काम है, और वो है जहन साजी का काम। अच्छा, जहन साजी। और दूसरी बात ये कि अगर ये करना चाहते, मतलब जाहिर है अब तो माजी को कुरेदने से कोई, 2017 में जब जस्टिस कैटेगोरिकली बता दिया था कि क्या वजूहात हुई, किस तरीके से इसको प्रमोट किया गया, बना गया, अगर उस वक्त और इसी शेख रशीद ने उसके खिलाफ कहा था ना कि आप कैसी बात, और कहा था मैं सबसे बड़ा मुजाहिद हूँ। वो तो अभी भी कह रहे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन अब वो ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे तहरीक लबैक वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मिला ही नहीं किसी, नहीं कभी नहीं, यकीनन नहीं मिले। हाँ, लेकिन उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल लें तो फिर वेल याद है माजी। सही बात। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ज़रार और मुबशिर, आप पिछले सेगमेंट में एक बात कर रहे थे कि पहले भी तो ये हो सकता था, अब क्यों किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बीज को तंग नहीं करती है। हालांकि उसे पता होता है कि ये बीज जब फूटेगा तो इसमें से कैसा पौधा निकलेगा, और जब घना दरख्त बनेगा तो क्या गुल खिलाएगा और उसकी छांव के क्या होंगे। लेकिन जब तक वो दरख्त ना बन जाए, अच्छा नहीं लगता कि उसको जो है शुरू में ही उसे डील कर लिया जाए। बात तो सही। अब आप ये देखें कि पिछले जितने भी अदवार थे, यही टीएलपी थी, यही फैजाबाद था, यही धरने थे, यही तशद्दुद था, यही पुलिस की टांगें तोड़ी जा रही थी, यही लाखों शहरी डिस्टर्ब हो रहे थे, एम्बुलेंसों पे अटैक होते थे। लेकिन चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं थी, लिहाजा हमने देखा कि सालिसी भी हुई है। हमने ये भी देखा कि कुछ इदारे जो हैं वो फ्रंट लाइन पे हैं और कुछ इदारे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। हमने ये भी देखा कि मुजाहिरीन को पसपा करने के लिए उनकी मालियाती हौसला अफजाई भी हो रही है, और पुलिस जो है वो बेचारी तमाशा बनी हुई है। लेकिन इस बार आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां एक पेज पे हैं, तो कितनी सूरत से 3 से 4 दिन में ये मामला सुलटा लिया गया। वो तंजीम जिसके बारे में मुबशिर आप सही कह रहे थे कि 2017 में भी सेम वजूहात थी कि कलअदम करार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा जाहिर है बावजूद नहीं किया गया। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि ऐसी तंजीमें खला से नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि जी 2 इंडिविजुअल है, उन्होंने बना ली तो बाद में जो है उन्होंने कार्रवाई डाल दी या बच्चे से वो द्यो में तब्दील हो गए, ऐसा नहीं होता। ऐसी तंजीमें ऐसा असेट होती हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। आप ईस्ट पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान और विद इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स में देख लें कि ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो बनी, उनके साथ जो इंडिविजुअल मुंसलिक थे वो लार्जर देन लाइफ करके पेश किए गए, और बस जी आज छा जाएंगे, ये है वो है। लेकिन जब मफाद हासिल कर लिया गया तो जिसकी जो एक्सपायरी डेट थी उस पर वो तंजीम एक्सपायर हो गई। आप ये देखें कि जब 90s में कश्मीर की स्ट्रगल चल रही थी तो कैसे बड़े बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान में छाए हुए थे, आज उनमें से
नई नस्ल शायद ही किसी का नाम जानती हो। उससे पहले अफ़गान जिहाद में कितनी बड़ी बड़ी तंजीमें, कितने बड़े बड़े रहनुमा जो है हमें आइडियलाइज करने पड़ते थे। आज उनमें से एक रहनुमा या एक तंजीम, किसी को शायद, जर्नलिस्ट को भी शायद नाम याद ना होगा। पाकिस्तान में मैं माजरत के साथ सबसे जो रोशन मिसाल है वो MKM की है। ज़िया साहब के दौर में इसकी तश्कील हुई। टारगेट ये था कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेकिन जब ये मकसद हासिल कर लिया गया तो उसके बाद आप देखें कि MQM के साथ क्या हुआ। तो होता ये है कि ऐसी तंजीमें जब ये समझना शुरू कर देती हैं कि अब तो वो अपने तौर पे चल सकती हैं, तब उन्हें ये याद नहीं रहता कि मैन्युफैक्चरर के पास उनका स्विच ऑफ करने का भी सिस्टम मौजूद है। वो उस वक्त ये भूल जाते हैं और फिर ज़ाहिर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है। कभी कभी स्विच ऑफ करने के बावजूद भी इन तंजीमों को संभाल के अलमारी में कहीं रख दिया जाता है, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन हो कुछ साल बाद तो दोबारा से झाड़ पहुंच के उन्हें निकाल लिया जाए। दांत तब्दील कर दिए जाते हैं, जबड़े तब्दील कर दिए जाते हैं, नज़रियात में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है, लिहाजा दोबारा उन्हें रिकंडीशन करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं और हम ये समझते रहते हैं कि जैसे सब कुछ अचानक हो गया। सर मेरे ख्याल में अब तो कोई भी ऐसा नहीं समझता, कम से कम TLP के बारे में जिस तरह से 2017 से चीजें हुई, तो ये जनरल बात कर रहे हैं और जाहिर है इनकी बात में एक खेल जो है ये अब इतना वाज़ेह हो गया है। लेकिन इसको आप एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक गलत फहमी में हम ना फंसे, और मैं नहीं कह रहा कि आप इस गलत फहमी में है या वसत इसमें है। जेन्युइन सपोर्ट भी एक चीज़ होती है और है, ठीक है। कुछ जो मिसालें इनके जिक्र किया उसमें भी है। ये एक अलग डिबेट है। मेरा ख्याल है कि एक लेसन तो हुकूमत को इससे सीख लेना चाहिए, और सिर्फ इस हुकूमत को नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को भी और आने वाली हुकूमतों को भी, कि ऐसे मुआहदे किया ही ना करो। आपको पता है कि आप पूरे नहीं कर सकते, आप मजीद लेजिटिमेसी दे रहे होते हो यार। फिर चीजें मुआहदों पे आप जरा सिग्नेचर अगर देख लें, हाँ मैंने देखी है, मतलब जो किस आला हुकूमती और फौजी एहलकारों के सिग्नेचर थे उसके ऊपर, और वो उन पुलिस वालों के दूसरी जंग अजीम से पहले नेवल चेम्बरलेन भी आया था हिटलर के सिग्नेचर। नहीं बिल्कुल वो की जरूरत थी कि ऐसा ही हो। आज की जरूरत है कि ऐसा ना हो, कालीन लपेट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बात की शुहदा की, हाँ शुहदा की, तो इस 3 दिन से जो हमने देखा कांस्टेबल शहीद हुए, कल भी हमने उसका तस्करा किया था, कांस्टेबल अली इमरान और कांस्टेबल मोहम्मद अफजल। इनकी नमाज जनाजा मोहम्मद अफजल की कल हुई, आज जो है कांस्टेबल अली इमरान की नमाज जनाजा हुई। उनके भाई से मेरी बात हो रही थी, अली रज़ा से, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे भाई को ईंटों से मारा गया और डंडों से मारा गया, जिस पे वो शहीद हुए और कोई उन्हें वहाँ से उठाने वाला नहीं था। तो इस तरह, और जो अफजल साहब हैं उनके साथ भी यही हुआ। वो जिस हाल में फिर उन्हें इवेंचुअली हस्पताल लेकर गए, वो वहाँ जानबर नहीं हो सके। अली इमरान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनके भाई के मुताबिक 37 साल उनकी उम्र थी और वो 14 साल से पुलिस में थे। उनके 2 छोटे छोटे बेटे और एक छोटी सी बेटी है जो उन्होंने अब छोड़ी है सोगवारान में। उनके 5 बहन भाइयों का सबसे बड़ा वो भाई था, घर का वाहिद कफ़ील था। और उनके बारे में उनके चचा ने एक BBC उर्दू पे मैं तफसीली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था ज़ुबैर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो थाना शालीमार में तैनात थे और वो बहुत फरशनास थे, ज़ाहिर है। उसमें उन्होंने लिखा कि आज पहली रमज़ान है, तो वो जब जाने लगे परसों ड्यूटी पर, तो उन्होंने इस बार जो है सब घर वालों के ईद के कपड़े जो है वो सिलवा लिए थे एडवांस में ही। और उनसे जब पूछा गया कि क्यों है, तो उन्होंने कहा अगर रमज़ान में ड्यूटी सख्त होगी तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, तो मैं कपड़े जो है ये आप लोगों के सिलवा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद जब वो जाने लगे, बकौल उनके चचा
जो हैं मोहम्मद हफीज़ के, कि उन्होंने बच्चों को चूमा और उन्होंने कहा मुझे कुछ आज अजीब सा लग रहा है जाते हुए। तो जो उनके साथ हुआ, नहीं अब इनके जिन्होंने इनके वजीर आजम से लेके और किसी सूबाई वजीर तक को ये तौफीक शेख रशीद ने जिक्र तो किया, आज किया है, फवाद चौधरी ने जिक्र किया था। मुझे एक अफसोस है एक बात का कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया मुल्क ही देख रहा था कि वजीर आजम इमरान खान से भी कुछ शायद एक दो लफ्ज़ आ जाएं। तो मैंने क्या देखा है कि बैसाखी पे तो आपने मुबारकबाद दी और बिल्कुल आप दें, नए हाउसिंग सोसाइटी पर भी बात हुई है, बिल्कुल बात करें, करप्शन पर तो जाहिर है आज सरगोदा गए, सरगोदा गए, माफिया के बारे में, रेमिटेंसेस पर भी बात हुई है और यकीनन मुल्क को रेमिटेंसेस की ज़रूरत है। अगेन बड़ी अच्छी बात है, 2 जुमले अगर लिख लेते कोई हर्ज नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगते ट्वीट करने के लिए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती, कोई आपको बुरा भला नहीं कहता। आई थिंक के देखें इनके जो लवाकीन हैं, इनके जो चौकीदार हैं, उनका क्या कहना है? आप खान साहब को समझा रहे हैं दोनों मिलके भाई? नहीं, हम सब आपस में बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी को क्या समझाने वाले, छोड़ दें। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक शो ऑफ सपोर्ट होती है या जो भी है, आप सरगोदा चले गए, होती है। सरगोदा से आप लाहौर भी जा सकते थे, उनके घर भी जा सकते थे, चलो उनको खुद बुलवा लेते जिस तरह साहिवाल वालों को। मैं तो जाने आने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ 2 जुमलों की ट्वीट की बात कर रहा हूँ, मैं बस इतनी की बात कर रहा हूँ। इतना भी हो जाता तो काफ़ी था। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं और फिर कुछ और आपको बहादुरी के किस्से सुनाते हैं इसी पूरे मसले में से। वेलकम बैक। अभी आपने शहीद कांस्टेबल की तो खबर सुनी, उनके बारे में भी सुना। बहुत पुलिस वाले थे, कुल 340 से ज़ायद पुलिस के अहलकार ज़ख्मी हुए हैं, कुछ शदीद ज़ख्मी हुए थे, कुछ को यरगमाल भी किया गया था, ईंटों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, फायरिंग भी की गई। और ये बहुत एक लंबी दास्तान है जो राना आरिफ लाहौर पुलिस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बयान किया। आपको मैं एक फुटेज दिखाना चाह रहा हूँ, आपने यकीनन ये पहले भी देखी होगी ऑन एयर या सोशल मीडिया पर। ये जो पुलिस अहलकार हैं जिनको ये घसीट कर ले जा रहे हैं, इनको गालियाँ दे रहे हैं, तुम यहूदी एजेंट हो, ये हो, और भी बहुत बातें कर रहे हैं। ये राइट पर आप देख रहे हैं, लेफ्ट पर आप जो ये वही SHO साहब हैं जो रिलीज होने के आधे घंटे बाद एक बार फिर फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। तो ये अगेन इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं ड्यूटी। हम दिन रात हम पुलिस को बड़ा कहते हैं, सही है, हमारा हक है, हम कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब वो खड़े होते हैं हमारी हिफाजत के लिए, आपकी और मेरी हिफाजत के लिए, तो हमें सैल्यूट भी करना चाहिए। और कम से कम हुकूमत को बड़े सब हर जगह आप मेडल बांटते फिरते हैं, कम से कम इन पुलिस एहलकारों को इनकी तो बनती है, इनकी तो बनती है। हुकूमत सपोर्ट करे, पब्लिक सपोर्ट करे। मैं तो कहता हूं कि जो शुहदा हैं, डिपार्टमेंट यकीनन उनकी सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर पब्लिक भी फंड रेज करे, गो फंड भी करे, कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, सिर्फ लेकिन पुलिस एहलकारों तक बात ख़त्म नहीं होती। 2 और वीडियोस आए हैं और यकीनन इस तरह के और बहुत किस्से हुए होंगे, लेकिन वीडियो पर सिर्फ 2 ही आए हैं। और एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक खातून है, अपनी गाड़ी में जा रही थी लाहौर कहीं, और रोड जाहिर है कि तहरीके लबैक ने ब्लॉक किया हुआ था। अब अगर आप और मैं होते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते कि तो गालियाँ देके हम गाड़ी घुमा के वापस चले जाते। उन्होंने ऐसे नहीं किया, खुद देखिए। यार इधर तक जाना है भाई। ओ भाई घर हमारा इधर, आप कैसे रोक रहे हैं हमें? घर है हमारे इधर अस्करी 11 में। अब रिंग रोड के साथ साथ वो रास्ता जो है, रिंग रोड का मुझे पेट्रोल तुम दे दो। बाजी इधर से रास्ता बंद है, आगे से बिल्कुल ब्लॉक है बाजी। ये अभी भी मतलब आप लोगों के लिए परेशानी बना रहे हैं। वो बैठे हैं वहाँ जाके बैठे, परेशानी बना रहे हैं। आप पेट्रोल के पैसे दे दो, मैं रिंग रोड से चली जाऊँ। रिंग रोड के साथ उसके पैसे दो पेट्रोल के, मैं रिंग रोड से जाऊँ। इमरान खान देगा। तुम मारो, तुम गाड़ी का शीशा तोड़ो, यहीं से जाना है, गाड़ी लेके आओ आगे, मारो तुम गाड़ी का शीशा तोड़ो।
लाइव जा रही हूँ, करो तुम। ठीक है, ऐसे लाओ गाड़ी, ठीक है, ठीक है। हैदर इसको तोड़ने दो ना शीशा, तुम गाड़ी आगे निकालो। हैदर तुम गाड़ी आगे निकालोगे, गाड़ी मैं निकालूंगी आगे, मैं गाड़ी निकालूंगी हैदर आगे। आप गाड़ी से नीचे उतरो। अच्छा, तो एक तो ये है। दूसरी जो ये वीडियो है वो है इस्लामाबाद का, रात के वक्त का है, जहां पर मुजाहिदीन ने एक अस्पताल मेडिकल सेंटर के सामने रोड ब्लॉक कर दिया था और शेख रशीद ने भी इस पर बात की है कि किसी को आने नहीं दे रहे, ऑक्सीजन की सप्लाईज, अद्वियात, मरीज, सबको रोका हुआ है क्योंकि जी एहतजाज हो रहा है। और जाहिर है कि ज़्यादातर लोग खामोश रहे, लेकिन एक डॉक्टर साहिबा सामने आई और फिर उन्होंने क्या किया आप खुद देखिए। ये इन लोगों का हाल है, ये उन्होंने फ्रांस बनाया है, इस अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम है, मेडिकल का स्टाफ है, और इन लोगों ने ये देखे यहाँ पे इस नंबर गाड़ी की खड़ी करके हमारी पूरी सड़क बंद कर दी है। आप लोगों ने भी कभी अस्पताल जाना होगा, आपने भी कभी अस्पताल जाना होगा, आपने भी और आपने भी, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं थोड़ा सा। गो हेड से इट, क्या कह रहे थे आप, बोले ना। हाँ साइड पे, आज मैं बताती हूँ, मेरी जूती बताती है। एंड ये बंदा धमकियाँ और कॉन्स्टेंटली धमकियाँ दे रहा है मुझे। आप अपनी नाम तो बताओ ना सर, धमकियाँ किसको दे रहे हैं। अब दिल पर हाथ रख के कहो, अगर आप होते तो आप इस तरह बात कर सकते थे। मैं तो कर सकता। मैं एक और कल मैं तो रात को यार, मैं तो आराम से निकल जाता। गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल के आपको मैं बता भी रहा था, उनको जो है जो ऑक्सीजन वाली गाड़ी थी, उन्हें पता लगा कि वो फंसी हुई है, वो खुद गए, उनको थप्पड़ मारे मुजाहिरीन ने, लेकिन वो थप्पड़ खाने के बावजूद उस वैन को लेकर के आए क्योंकि मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे ख्याल में देखें कि लोगों को जहाँ हमें बिल्कुल इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपनी जान पर खेल के उन लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं, मगर मुजाहिरीन को जाहिर है कोई ख्याल नहीं, इनको तो किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है और फिर आखिरकार यही अंजाम होता है। अगेन आज जो स्टेप लिया है हुकूमत ने, मैं दुआ उम्मीद ही कर सकता हूँ, बल्कि दुआ ही कर सकता हूँ कि सोच समझ कर लिया है और ये एक आर्जी बात नहीं है कि जी हमने डाल दिया है, कोई कच्चा पर्चा डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर ले क्योंकि आपने अपनी आर्ग्यूमेंट सही नहीं बनाई और फिर सारे तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की जानिब हो जाए। ये भी हमने गेम बहुत दफा बिल्कुल। और क्या, और अदालत में आप इतना कमजोर सा पोला सा केस लेकर के जाएंगे, जी हमने तो कर दिया है, सर देखें सर क्यों कर दिया है, उन्होंने कहा नहीं जी इन्होंने मुजाहिरे किए थे, तो उन्होंने कहा कि जी फिर आप बताएं, तो वो उस फोर्सफुलनेस के साथ रियासत को जाना है अगर वो कोई डिसीजन ले रही है। सर फोर्सफुली जाए, आपके पास पूरी रियासत की रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। फैजाबाद धरने में भी तो ISI ने एक रिपोर्ट दी थी ना, उसका एक डबल चाहिए। अगर आप सिर्फ राना आरिफ साहब जो तर्जुमान हैं पुलिस के, उनके ही आप बयानात पढ़ लें तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी मवाद मिलता है कि जी हमें तो ऑर्डर दिया गया था कि आप नॉन लीथल इक्विपमेंट ले जाएं, मतलब लाठियाँ, शील्ड्स वगैरह। वहाँ से मुजाहिरीन से हमारे पर बाकायदा फायरिंग हुई है। हमने देखा है माजी में कि लोगों को मामूली ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया, इनके तो पूरे हैशटैग्स चल रहे हैं। तो क्या जो आपका जो खूबसूरत सा पीका है वो क्या लागू होगा? PDA सारा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इनकी जो ऑनलाइन मोबिलाइजेशन हो रही होती है, इनके जो इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे होते हैं, क्या इन पर भी उसी तरह एक्शन लिया जाएगा या ये एक टेम्पररी मेजर है एज ऑल दी अदर टेम्पररी मेजर्स जो हम दहाइयों से देखते आ रहे हैं? अगर नाज़रीन लग रहा है कि हम थोड़े से जले हुए हैं तो हाँ यकीनन हम जले हुए हैं, हम तो दूध के जले हैं, तो हम तो बाप को भी फूंकते हैं। मिट्टी पाव मोड़ जो है, मिट्टी पाव मोड़ हमने बहुत दफा देखा है, से देख रहे हैं। अब तो मिट्टी यहाँ तक पहुंची हुई है, अब तो और गुंजाइश भी नहीं है मिट्टी पाने की। और बाद में वो वक्ती तौर पर चीज़ों को टाल देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि खुद ही कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि बाद में जो है रियासत को मजीद किसी और का मसला बन जाए, ऐसा हमारा मसला ना हो। और जहाँ तक अभी ये जो एजाज के साथ हमारी बात हो रही थी ना, तहरीक तालिबान ने जो कहा था, और यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि बरेलवी और देवबंदी जमातों में एक फ़र्क है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो देयर इज़ ऑलवेज दैट पॉसिबिलिटी। अभी अफगानिस्तान में विड्रॉल भी हो रहा है, TTP ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी किया है, उनकी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ दोबारा बढ़ती जा रही हैं। ये एक ख़तरनाक मौका है
एंड आई होप एंड आई प्रे कि सोच समझ के काम करेंगे। ये रियासत जाग रही है और जागती रहेगी, रहना वाली मोड से शायद बाहर निकले। जी बिल्कुल। तो जनाब इतना ही आज के लिए, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।